हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र चौधरी आप सभी का आपके अपने सिलेक्शन हब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्त, आज हम एक ही वीडियो में एक शासक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। सबसे पहले मैं बात करूं तो हम जिस शासक को पढ़ने वाले हैं उस शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आप सबने नाम सुन रखा होगा, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखो, मेनली मैं आपको बता दूं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि अगर पूरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय हम पढ़ते हैं तो लगभग हमको 3 घंटे का समय चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूं। वैसे तो आप इसको खींचना चाहो तो आपके हो तो मैं इसको 10 घंटे में भी पूरा कर सकता हूं, इसको 15 घंटे में भी पूरा कर सकता हूं, इसको 20 घंटे में भी पूरा कर सकता हूं, क्योंकि उदयपुर संग्रहालय में पृथ्वीराज रासो पड़ा है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में सारी जानकारी देता है। तो आपके हो तो जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींच सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि हमारे एग्जाम में कितना आता है और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ उतना ही हमको देखना है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में सबसे पहले मेनली जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो मैं आगे हेडिंग डाल देता हूं। हमको जो स्पेशल पढ़ना है वो है, बताओ देखे क्या, वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज यानी मैं ज्यादा फोकस किस पर करूंगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वैसे मोहम्मद गौरी, या पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी संघर्ष। मोहम्मद गौरी संघर्ष यानी कौन कौन से इतिहासकार कहते हैं कितने युद्ध हुए और इनके बीच में जो युद्ध हुए कहाँ हुए, कैसे हुए, क्या कहानी रही, वो सारी चीजें हमें इनके बारे में पढ़नी है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हमको और पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको पता रहे कि हमको जो है कितना डेप्थ जाना है ना। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक सेकंड रुकना भाई ना, इसके अलावा आपको ये भी पता रहे कि जो हमारा और कौन सा इनसे संबंधित जो क्वेश्चन ने बन सकते हैं। तो सारी चीजें हम जो है देखते हुए चलेंगे ना। तो आपको कोई जाना नहीं है, आराम से देखना है, ठीक है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, है ना। साथ के साथ अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले इनका जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में और इनका जो जन्म स्थान है वो है अहिल पाटन। अहिल पाटन, अहिल पाटन में बात करूं तो वर्तमान में ये कहां पर है, गुजरात में है। पहले गुजरात वाले क्षेत्र को कहते थे सौराष्ट्र प्रदेश। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए इनके पिता का नाम क्या था, तो सोमेश्वर चौहान था। सोमेश्वर चौहान। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। क्या था मेरे भाई, कर्पूरी देवी। अब मैं बात करूं तो ये शासक बनेंगे, शासक अब 1177 में, है ना। और 1177 में जब ये शासक बने तो मात्र कितने वर्ष इनकी आयु थी, तो आपको बताना 11 वर्ष की आयु में। उसके बाद में आपसे पूछ ले इनका शासन काल, यानी इन्होंने कब से कब तक शासन किया, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इन्होंने शासन किया 1177 से 1192 ईस्वी, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। इसके अलावा मैं बात करूं तो जब ये 11 वर्ष की आयु में शासक बने तो अल्प आयु है यानी छोटी उम्र है, तो इनकी संरक्षिका कौन बनी, संरक्षिका बनी थी इनकी माता जी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी। सबसे इंपॉर्टेंट इनके प्रधानमंत्री, इनके जो प्रधानमंत्री थे वही इनके पिता यानी सोमेश्वर चौहान के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था, बताओ देखे क्या, कदमवास। सही नाम इनका कदमवास है, लेकिन क्या है अपभ्रंश होकर इनका नाम हो गया, बताओ देखे क्या, कैमास। ध्यान रहे, कैमास ने, मैं आपको एक चीज यहां पर नोट करवा देता हूं, क्या बताओ देखे क्या, इन्होंने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब आप दुर्ग पढ़ोगे तो नागौर दुर्ग के बारे में एक बात है, वो मैं यही नोट करवा देता हूं आपको, है ना। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, कथन है
इस ध्रुव के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि तोप से या तोप खाने से दागा गया गोला बिना दीवारों को छुए हुए सीधा ऊपर से निकल जाता है, सीधा ऊपर से निकल जाता है। यानी इस ध्रुव की इस तरीके से आकृति है कि आप अगर तोप खाने से गोला दागोगे ना, वो सीधा ऊपर से निकल जाएगा, दीवारों को भी नहीं छुएगा, यानी कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ये बेसिक चीजें थी, लेकिन और भी बेसिक चीजें हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, वो मैं आपको यहीं पर नोट करवा देता हूं। तो प्रधानमंत्री तक हमने बातें कर ली थी, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं इनके सेनापति थे भुवनेकमल, या इनका नाम मिलता भुवनमल, आपका इन्हें पढ़ा होगा भुवनमल, है ना, भुवनमल। तो ये भी सही है, ये भी सही, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। फिर मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास था घोड़ा, जिसका नाम था नाट्यरंबा, है ना। नाट्यरंबा कहते हैं कि नाट्यरंबा जो है डांस करने में मशहूर था भाई, है ना, यानी डांस करता था ये घोड़ा। उसके बाद में मैं बात करूं इनकी उपाधि, यानी इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी। तो इनको कहा जाता है राय पिथौरा, यानी युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। इसके अलावा इनके पास उपाधि थी दल पुंगल का अर्थ होता है विश्व विजेता। अभी कैसे विश्व विजेता बने वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, है ना। तो सारी चीजें हम जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो ये थी इनके बारे में बेसिक चीजें, है ना। साथ के साथ जहां से क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूं, यानी आपके जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में यहां से बनेगा, ये भी मैं बता दूं, इनको रट लेना भाई। दरबारी विद्वान, इनके दरबार में थे पृथ्वीराज रासो, यानी चंद्रबरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की जो है रचना की, चंद्रबरदाई। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने रचना की पृथ्वीराज रासो, किसकी, पृथ्वीराज रासो की, है ना। क्लियर है बात। इसके अलावा इनके दरबार में थे, बताओ देखे और कौन, जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की। ये दो ऐसे विद्वान थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है, ठीक है। बाकी आपको नाम ध्यान रखना, जैसे आसाधर, विश्वरूप, इसके अलावा विद्यापति गौड़, जनार्दन इत्यादि इनके दरबार में थे भाई। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो ये हो गई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बेसिक चीजें। क्या हो गई, बेसिक चीजें आपके हो गई। क्वेश्चन कहां से बनेगा तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब जब ये शासक बने यानी राजा बन गए 1177 में, मात्र 11 वर्ष की आयु में, तो उस समय इनके पास राज्य कैसा था, यानी जब ये शासक बने तो क्या क्या समस्या थी, देखो। तो ऊपर हेडिंग डाल लो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सैन्य अभियान, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैन्य अभियान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैन्य अभियान, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो जब ये शासक बने तब भाई इनका किससे मुकाबला हुआ, कैसे मुकाबला हुआ, ये राजस्थान है, ठीक है। टीएच हैंडले ने कहा है कि राजस्थान हमारा कैसा है, पतंगाकार है, तो मैं पतंगाकार बना के आपको समझा देता हूं। अब देखो, ऊपर ही ऊपर हमारा जो साम्राज्य या मैं कह सकता हूं जो हमारा राज्य है
वो लगता है बताओ देखे किससे, पंजाब से, ठीक है, ऊपर ऊपर पंजाब से। इधर मैं बात करूं तो हमारा हरियाणा, इधर मैं बात करूं तो यूपी, इधर एमपी, और इधर आपका जो है नीचे की तरफ है गुजरात, और इधर आपका है पाकिस्तान, और इधर आपका है अफगानिस्तान, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी ये है आपका राजस्थान, सीधी सीधी आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करूं इधर हरियाणा का तरफ था, इसके चचेरे भाई थे जिसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन क्या है, ये शासक बनते उछल कूद करने लग गया था कि मेरी उम्र ज्यादा है, ये अल्पायु में, क्योंकि ये चचेरा भाई था, चचेरा भाई इसका विरोध कर रहा था कि इनको शासक क्यों बनाया गया था, शासक मेरा मैं बनूंगा, क्योंकि इनकी लगभग बताते हैं कि उस समय आयु नागार्जुन की 45 वर्ष थी। बोला कि आयु मेरी ज्यादा है, आयु के हिसाब से मैं शासक बनना चाहिए, लेकिन जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इन्होंने विरोध किया। इसीलिए सबसे पहले 1178 में 1178 ईस्वी में सबसे पहले नागार्जुन का दमन किया। यानी ऐसे लिख लो ताकि पूरी लाइन यहां पर लिख देता हूं मैं, अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन गुड़गांव के युद्ध में, या गुरुग्राम या गुड़गांव बोल दो, गुड़गांव या गुरुग्राम का युद्ध, गुरुग्राम के युद्ध में किया। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये हो गया। अब इधर हरियाणा के पास क्या थी, इधर जो है एक जाति निवास करती थी जिसका नाम था बंडानक। बंडानकों का विद्रोह है ना, ये ध्यान में रखना है। बंडानक क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे जो है पृथ्वीराज की सीमा में घुस रहे थे, ठीक है। यानी इधर से जो है सीमा पर अटैक कर रहे थे, यहां पर लूटपाट करना आसपास वाले क्षेत्र में, यहां पर अधिकार करना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्षेत्र पर। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इस बात का पता चला, और जो सैनिक थे यानी जो खुफिया जानकारी थी उसके अनुसार इनको पता चला कि बंडानक जो जाति है ये धीरे धीरे अपने क्षेत्र में अधिकार कर रही है या क्षेत्र में घुस रही है। तो इन्होंने सेना भेजी और बंडानकों का किया दमन। बंडानकों के जो दमन का शुरुआत की थी इन्होंने शुरुआत की 1178 से 1182 तक, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि बंडानक जाति का इन्होंने दमन किया, बंडानक जाति का दमन किया भाई, है ना। 1178 में मैं बात करूं तो इनके दमन की शुरुआत हुई, यानी इनका दमन करना शुरू किया, और 1122 तक जो है इनका पूर्णतः दमन कर दिया था। उसके बाद में बंडानक जाति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद में इधर संघर्ष चल रहा था, बताओ देखे यूपी में एक स्थान है जिसका नाम है कन्नौज। यूपी में स्थान है, यहां के शासक थे बताओ देखे कौन, जयचंद गेड़वाल। कहते हैं कि जयचंद गेड़वाल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संघर्ष के बीच के कई कारण हैं। कई कारण कैसे है, मैं आपको 2-3 कारण बता दूं। एक तो जब नागार्जुन पर अटैक किया पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना ने, तब नागार्जुन यहां से भाग गया था, यानी इनके विद्रोह का दमन किया, और नागार्जुन आके शरण लेके इसके पास, जयचंद गेड़वाल के पास। उसके बाद दूसरा कारण, जो फेमस कारण आपने सुना होगा कि इनकी पुत्री थी संयोगिता, उससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है गंधर्व विवाह कर लिया था, है ना। एक होता है लव मैरिज, एक होता है गंधर्व विवाह। लव मैरिज अलग है, गंधर्व विवाह अलग है, ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। तो इन्होंने कर लिया गंधर्व विवाह। तीसरी चीज, इनके बीच में दिल्ली को लेकर भी विवाद था। नंबर 4, इनके बीच में जो है सीमा लगती थी, है ना। इनकी महत्वाकांक्षी जो नीति हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं साम्राज्यवादी नीति जो है, यानी 3 या 4 कारण थे इनके बीच में संघर्ष के। उसके बाद में यूपी में एक स्थान और पड़ता है जिसका नाम है महोबा, है ना। महोबा कहां पर है, यूपी में, क्लियर है। तो महोबा का युद्ध मैं अलग से लिखवा देता हूं। यहां के शासक थे परमर्दी देव चंदेल। महोबा बोल दो, या इसी को बोलते हैं बताओ देखे क्या, तुमुल का युद्ध। महोबा बोल दो या तुमुल का युद्ध बोल दो। यह युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में। ये युद्ध कहां पर हुआ था आपको ध्यान रखना है, ये यूपी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था परमर्दी देव चंदेल, और सामने कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है सामने थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कारण क्या था युद्ध के, मैं अभी बता दूं।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति पंजुन राय थे। पंजुन राय या पंजुन राय एक ही बात है। और इस युद्ध में विजय यानी जीत किसकी हुई? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हुई थी। इसमें सेनापति परमर्दिदेव चंदेल के थे, बताओ देखे कौन? एक तो आला, एक उदल। एक तो आला थे, एक उदल थे। ये दोनों लड़ते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं? बताओ देखे प्राप्त हो जाते हैं। इनके बीच में संघर्ष का कारण यह था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना जा रही थी आगे सैन्य अभियान करने के लिए, या कह सकता हूं कि प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, ट्रेनिंग के लिए जा रही थी इनकी सेना, क्योंकि सेना को ट्रेनिंग देना आवश्यक है। आज भी जो है हमारे अगर युद्ध नहीं हो रहे तो भी सेना जो है प्रशिक्षण करती है कि नहीं करती है, ताकि सेना में आलस ना आए, है ना। युद्ध के लिए तैयार रहे हमेशा। कोई भी अटैक कर दे तो वापस हम अटैक कर सकते हैं जल्दी से। तो जब ये सेना महोबा से आगे गई हुई थी, वापस सेना आ रही थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, तब 65 सैनिकों को जो है बंदी बना लिया। किसने? महोबा के शासक परमर्दिदेव चंदेल ने, यानी उड़ता तीर ले लिया। उड़ता तीर ले लिया तो इसीलिए परमर्दिदेव चंदेल पर जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अटैक किया था। अटैक करके युद्ध हुआ, महोबा का युद्ध, जिसमें आला और उदल मारे गए थे, ठीक है। और उसके बाद में महोबा सौंप दिया किसको? परमर्दिदेव चंदेल को, यानी महोबा का प्रशासक बना दिया। महोबा का प्रशासक इनको नियुक्त कर दिया था। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ओके, क्लियर है बात। अब इधर हो गया। इधर के बाद में मैं बात करूं, यानी कहां तक? यूपी तक हम आ गए। इधर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है आबू, है ना। और इधर गुजरात के शासक थे जिसका नाम था भीमदेव। क्लियर है? वह क्या था? आबू का शासक थे सलख। आबू के शासक थे सलख, और सलख के पुत्र थे जिसका नाम था, बताओ देखे क्या? इंचनी देवी। इंचनी देवी। इसका विवाह तय हो रखा था किसके साथ? भीमदेव के साथ। लेकिन ये विवाह करना चाहते थे, इधर है अजमेर, और अजमेर में कौन है? बताओ देखे पृथ्वीराज। लेकिन इसका विवाह हो गया, बताओ देखे किसके साथ? इंचनी देवी। और सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है कि अपनी लुगाई किसी दूसरे के साथ चली जाए, और यही बेइज्जती यहां पर हुई थी। तो इसीलिए भीमदेव भी यहां पर क्या बन गया था? इनका भीमदेव भी, या भीम बोल दो या भीमदेव बोल दो, इनका दुश्मन बन गया। यानी चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, देख लो। इधर ऊपर नागार्जुन दुश्मन, इधर बंडानक जाति, ठीक है, जिसका दमन कर दिया था, इधर दुश्मन कन्नौज, इधर दिल्ली, ठीक है। यानी दिल्ली पर इनका अधिकार था, दिल्ली पर इनको जो है छोड़ रखा था। यहां पर मान लेता हूं मैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पर तोमर शासन कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था गोविंद तोमर, यानी इसको प्रशासक बना रखा था गोविंद तोमर। इनके पुत्र का भी नाम, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र का नाम भी गोविंद राज था, लेकिन ये गोविंद तोमर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दिल्ली पर शासन कर रहे थे गोविंद तोमर, ठीक है। इसके अलावा देखो कनौज पर भी जो है संघर्ष चल रहा है, महोबा संघर्ष चल रहा है, इधर भीमदेव गुजरात का शासक। तो चारों तरफ से ये गिरे हुए हैं, यानी चारों राज्यों के साथ अनबन है। उसके बाद में अब एक अटैक होगा, जो शानदार अटैक होगा, जिसको आप इतिहास में पढ़ते भी हो, जिसका नाम है, बताओ देखे क्या? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी। मेनली अगर मैं बात करूं तो हमारा टॉपिक यही था, लेकिन पहले क्या, मैं थोड़ी सी आपको भूमिका बना रहा था आपको ये चीजें सारी बताने के लिए, ताकि आपको सारी चीजें जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, सारी चीजें आपको जो है समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये चीजें जो आपको बता रहा था। चलो अब हुआ क्या था, देखो वापिस मैं आपको बता दूं राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान ये है, ऊपर ही ऊपर मैं बात करूं तो आपका मैं बता दिया कि पंजाब है, इधर आपका हरियाणा है, इधर आपका यूपी है, इधर आपका एमपी है, इधर आपका क्या है, बताओ देखे गुजरात है। तो सबके साथ संघर्ष है। इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान में स्थान है जिसका नाम है गजनी। ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ी। ये पाकिस्तान में स्थान है जिसका नाम है मुल्तान। क्या नाम है बताओ देखे? मुल्तान। मुल्तान के शासक थे कामरती। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो पाकिस्तान के शासक है, यहां पर स्थान है, बताओ देखे क्या? मुल्तान। और मुल्तान के शासक थे, बताओ देखे कौन? कामरती, ठीक है। अब गजनी के शासक थे, बताओ देखे कौन? तो गयासुद्दीन गोरी यहाँ के शासक है।
गयासुद्दीन गोरी के भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, पूरा इनका नाम है साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी इनका पूरा नाम आता है। अब अफगानिस्तान पर शासन कर रहे हैं कौन बताओ देखें, गयासुद्दीन गोरी। तो इन्होंने अपने भाई को भेजा साहबुद्दीन गोरी को, साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी इनका पूरा नाम आता है। बोला कि आप जाओ और दिल्ली पर अधिकार करो। इधर दिल्ली है भाई, दिल्ली, और दिल्ली पर मैंने बताया था कि शासन कर रहा है बताओ देखे दिल्ली, गोविंद तोमर, गोविंद तोमर है ना, दिल्ली तोमरों के पास थी। ठीक है, लेकिन अधीन किसकी थी, अधीन थी बताओ देखे किसके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधीन थी। ये आपका अजमेर, अजमेर में कौन है बताओ देखे तो पृथ्वीराज। ये पूरा मैप है आपके, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हुआ क्या, सबसे पहले गोरी यहां से चलता है, गोरी यहां से रवाना होता है गजनी से, और गजनी से सबसे पहले अटैक करना पड़ेगा इसको, कहां पर, पाकिस्तान यानी मुल्तान पर, क्योंकि मुल्तान को सबसे पहले जीतना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि मुल्तान से ये आगे जाएगा कहां, दिल्ली की तरफ, तो पीछे से कौन अटैक करेगा, कामरती अटैक करेगा, तो बीच में ये क्या बन जाएगा, सैंडविच बन जाएगा। तो सबसे पहले जो है मुल्तान को जीतना आवश्यक है। तो सबसे पहले जीता किसको बताओ देखे, मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को, यानी मुल्तान पर अधिकार किया कामरती को हराकर। उसके बाद में गोरी आगे बढ़ता है और इस वाले क्षेत्र पर आकर अधिकार कर लेता है, बठिंडा वाले पर, बठिंडा। और ये जो आपका बटनेर, यानी यहां से ये जो 50 से 60 किलोमीटर इधर है आपका बटनेर। ठीक है, और इधर ये जो क्षेत्र है यहां से यहां तक है, ये वाला क्षेत्र, ये बठिंडा तक, इसको बोलते हैं इस क्षेत्र को तबरे हिंद, तबरे हिंद। इस पर मोहम्मद गोरी जाकर अटैक के कर ले, सॉरी जो है क्या कर लेता, अधिकार कर लेता है। यानी यहां तक ये पहुंच गया है, बटनेर तक, यानी ऊपर वाले अधिकार, जस्ट राजस्थान के जस्ट ऊपर वाले क्षेत्र पर जो इन्होंने अधिकार कर लिया है। अब मैं बात करूं, बात पता चली किसको, गोविंद तोमर को दिल्ली, कि उधर से कोई गजनी से कोई शासक आया है, शासक का भाई है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी, और वो अटैक करना चाहता है दिल्ली पर, अटैक करना चाहता है किस पर, जो है दिल्ली पर अधिकार जमाना चाहता है या दिल्ली पर अटैक करना चाहता है। तो गोविंद तोमर ने पत्र लिखा किसको, पृथ्वीराज को, बोला कि साहब उधर से ये सेना आई है और बारी सेना है, तो क्या किया जाए, क्योंकि ये तबरे हिंद में बैठ गया था मोहम्मद गोरी, और ना आगे जा रहा था ना पीछे जा रहा था, अपनी सेना को अभ्यास करवा रहा था, है ना, पार्टियां कर रहा था, बेटा बेटा देख रहा था कि क्या स्थिति है, उधर से कोई हलचल हो रही है कि नहीं हो रही है, उधर कौन शासक है क्या है, उधर से अगर मैं अटैक करूं तो उधर से कौन आ सकता है, तो सारी चीजें वो बेटा बेटा एक बार जो है सारी चीजें देख रहा था। अब कहते हैं कि गोविंद तोमर और पृथ्वीराज के बीच में कई संघर्ष हुए। जैसे मैं बात करूं पृथ्वीराज रासो 21 बार बताता है, सुरजन चरित्र वो भी 21 बार बताता है, हमीर महाकाव्य 7 बार बताता है, परमन चिंतामणि ये 23 बार बताता है। और राजस्थानी जो हमारी ख्याते हैं, जो बूढ़े लोग हैं जो बातें बताते हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद गोरी का 17 बार अटैक हुआ था, और पृथ्वीराज जो प्रबंध है वो कहते हैं कि 8 बार अटैक हुआ था। तो लिख लो, तो एक बार लिख लो, एक बार जो मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, ये चीजें यहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं आप समझ आना, तृतीय ने गोविंद तोमर को तबरे हिंद तबरे हिंद भेजा, जहां मोहम्मद गोरी वे गोविंद तोमर के बीच कई संघर्ष हुए। जैसे मैं बात करूं आपके सामने, जैसे मैं बात करूं पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा, चंद्र बरदाई ने, किसने लिखा, चंद्र बरदाई, है ना। इसके अलावा सुरजन चरित्र
ये किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। ये दोनों कहते हैं कि 21 बार संघर्ष हुआ। कितनी बार संघर्ष हुआ मेरे भाई? 21 बार संघर्ष हुआ था। लेकिन वही हमीर महाकाव्य कहता है, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नैन चंद्र सूर्य ने लिखा था। और ये कहता है कि 7 बार संघर्ष हुआ भाई। कितनी बार? 7 बार संघर्ष हुआ। ध्यान रखना, ठीक है, अलग अलग है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक हमारा ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। ये कहता है कि जो है टोटल 23 बार जो है संघर्ष हुआ। इसके अलावा एक राजस्थानी ख्यात ध्यान में रखना है ना। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ है जानकारी देने वाले, राजस्थानी ख्यात जो हमारे बूढ़े लोग वो कितनी बार बताते हैं? वो 17 बार बताते हैं। तो इतनी बार जो है क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। किसके बीच में? गोविंद तोमर और आपके जो है मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, क्लियर है? अब हुआ क्या था? सारे संघर्ष हो गए, फिर भी गौरी नहीं हट रहा था। तो दिल्ली सेना भेजी, पत्र लिखा कि पहले गोविंद तोमर ने पत्र लिखा अजमेर के शासक पृथ्वीराज को कि हमने बहुत सारे संघर्ष किए, हमने गौरी को पीछे हटाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन जो इतनी सी सेना से ये गौरी यहाँ से नहीं हट रहा है भाई। तबारे हिंद पर अधिकार किया हुआ है, अपनी सेना का पड़ाव डाला हुआ है। तो इधर गोविंद तोमर को सेना भेजी अजमेर के शासक है पृथ्वीराज ने, और गोविंद तोमर यहाँ से सेना लेकर चलते हैं तबर हिंद की तरफ, है ना। तबर हिंद की तरफ चलते हैं। पत्र लिख को आया कि भाई तू जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन बोला कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अटैक वटैक नहीं करने वाला, ठीक है, आप टेंशन मत लो। जब पत्र लिखा किसको? मोहम्मद गौरी को, तो बोला आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं इधर बैठा हूँ शांति से, मैं मेरी सेना को प्रयास कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा दिल्ली की तरफ। तब मोहम्मद गौरी का ये जवाब आने के बाद में गोविंद तोमर ने क्या किया? गोविंद तोमर थोड़ा सा पीछे आया और पीछे आके तराइन के युद्ध में जो है पड़ाव डाला। यानी तराइन के मैदान में क्या डाला? बताओ देखे, पड़ाव डाला, अपना सेना का पड़ाव डाला। और पड़ाव डालने के बाद में उधर से सेना आई किसकी? मोहम्मद गौरी की। अब तराइन के मैदान में क्या होगा? बताओ देखे, युद्ध होगा। किसका? बताओ देखे, तराइन का युद्ध। और तराइन का कौन सा युद्ध होगा? बताओ देखे, तराइन का प्रथम युद्ध होगा। और तराइन का जो प्रथम युद्ध होगा यह होगा 1191 ईस्वी में। तराइन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो तराइन जो है मैं बात करूं आपके सामने, ये आपके तराइन है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। और करनाल कहां पर है? तो आपको देखना ये हरियाणा में। इसके बाद में किस किस के मध्य युद्ध हुआ? तो आपको सभी को पता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इसमें सेनापति था गोविंद तोमर। गोविंद तोमर, गोविंद तोमर जो है सेनापति था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके सामने कौन था? सामने मोहम्मद गौरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के इसमें जो सेनापति थे, एक तो था जियाउद्दीन काजी और एक था रुकनुद्दीन हमजा। सेनापति कौन थे? जियाउद्दीन काजी, जियाउद्दीन काजी, और एक था रुकनुद्दीन हमजा, रुकनुद्दीन हमजा। ये दोनों थे। इस युद्ध में जाहिर सी बात है आप सबको पता है कि जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई थी? इस युद्ध में जीत हुई थी। और मोहम्मद गौरी को कैद कर लिया गया था, है ना। और इस युद्ध में गोविंद तोमर ने अटैक किया मोहम्मद गौरी पर, और इतना खतरनाक अटैक किया कि मोहम्मद गौरी के 3 दांत टूट गए थे इस युद्ध में। लेकिन किताब में यह लिखा है कि मोहम्मद गौरी चोटिल हो गया था। मोहम्मद गौरी वापस तबरे हिंद की तरफ भागा और यहां से इनको कैद कर लिया गया था। और मोहम्मद गौरी को वहां से कैद करके अजमेर लाया गया था। अजमेर लाने के बाद में गौरी ने माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया था, और कहा कि आज के बाद मैं कभी अटैक नहीं करूंगा, मैं वापस यहां से चला जाऊंगा, इधर मैं देखूंगा भी नहीं, दिल्ली की तरफ मुंह करके भी नहीं सोऊंगा। और कहते हैं कि उस समय मोहम्मद गौरी ने मुंह में घास लेके माफी मांगी थी और बोला कि आज के बाद मैं अटैक नहीं करूंगा। और मारवाड़, या मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में ऐसी कहावत है या ऐसा कहते हैं कि अगर कोई मुंह में घास ले ले तो ये समझना चाहिए कि वो गाय है। और उसने मुंह में घास लेके माफी मांगी, बोला कि मैं दिल्ली की तरफ पे मुंह ही नहीं करूंगा वापिस। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने उनको आजाद कर दिया था। लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये था भाई कि ये आपका क्या है बताओ देखे, ये आपका अजमेर है। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय है,
ये वही पंजाब वाला क्षेत्र है, ये हरियाणा है, ठीक है, और ये आपका एमपी, ठीक है, ये आपका यूपी, सॉरी ये आपका यूपी, और ये आपका एमपी, और ये आपका गुजरात, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान, और ये आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन है तो आप सभी को पता है, गयासुद्दीन गोरी है ना। पाकिस्तान बटे करते हुए जो है ये आ गया किधर बताओ देखे, तो आपको ध्यान रखना तराइन के मैदान तक आ गया था। वापस इनको कैद करके अजमेर लाया गया। अजमेर से जब मोहम्मद गोरी यानी एमजी को छोड़ा गया तो ये वापस तबरे हिंद वाले सत्र में जाकर बैठ गया। वापिस ये तबरे हिंद यानी वापिस तराइन के मैदान में जाकर बैठ गया। और कहते हैं कि तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी लगभग जो है 178 दिन यानी जो पृथ्वीराज रासो लिखता है 178 दिन यानी 6 माह तक यहाँ बैठा रहा। 6 माह हो गए ना, 6 माह तक यहाँ बैठा रहा, यहां से हिला नहीं। जब इसको पत्र लेके कि भाई क्या दिक्कत है, तूने माफी मांगी है और तू यहां से जा नहीं रहा है, क्या करना, क्या विचार है, तो बोला कि साहब गयासुद्दीन गोरी ने साफ कह दिया, यानी मेरे भाई ने साफ कहकर भेजा है कि दिल्ली पर अधिकार करना ही है, नहीं तो वापस आ गया तो मैं मार दूंगा। तो अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो मार देगा, और इधर मैंने आप पर अटैक किया तो आपने समय याचना करके मेरे को छोड़ दिया, वो ठीक है, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं, जीऊं तो कैसे जीऊं, तो इसीलिए मेरे को यहां पर बैठ रहने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप पर अटैक नहीं करूंगा। बोला ठीक है बेटा है। पृथ्वीराज ने भी इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पता था कि इसको जब चाहे जब हरा देंगे, क्योंकि हरा दिया था तराइन के युद्ध में खतरनाक। और बोला कि ये तो भीख मांग रहा है अपनी जान की, तो ये वापस कहां से अटैक करेगा। लेकिन जो है यहां पर मोहम्मद गौरी बैठे बैठे काम कर रहा था। क्या कर रहा था, एक तो नवीन सैनिकों की भर्ती कर रहा था, यानी नए सैनिक अपने जो है अपनी सेना में ले रहा था, बोला कि वैकेंसी है। इसके अलावा यहां पर सैन्य प्रशिक्षण चल रहा था, यानी युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तब इस बात का मोहम्मद जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पता चला कि ये तो ट्रेनिंग दे रहा है अपने सैनिकों को, नवीन सैनिकों की भर्ती कर रहा है। तब वापिस पत्र लिखा, बोला कि भाई तू यहां बैठा है तो ठीक है, लेकिन ये चीजें क्यों कर रहा है, नई सैनिकों की भर्ती क्यों कर रहा है, सैन्य प्रशिक्षण क्यों कर रहा है। कि बोला कि ये सैनिक आलस हो जाएंगे, ये आलसी हो गए बैठे बैठे, इसलिए मैं इनको सैन्य प्रशिक्षण दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहां बैठे बैठे 2 काम और किया। एक तो जासूसी तंत्र जो है इन्होंने मजबूत किया, यानी जासूस जो है तैयार किए। जैसे एक जासूस का नाम था कवीम उल मुल्क, इनके नेतृत्व में जासूसी तंत्र मजबूत किया। एक का नाम था रुकनुद्दीन हमजा, रुकनुद्दीन हमजा, इनके नेतृत्व में जासूसी तंत्र मजबूत किया। और हमारे वाले आज भी अगर हम किसी की बातें सुनते हैं या किसी की जासूसी करते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो गिरा हुआ आदमी, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे में कमी रही है। इनका जासूसी तंत्र जो है मजबूत रहा था, है ना। फिर क्या हुआ था, फिर यह हुआ कि जब ये नहीं हला 6 महीने तक, यहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन के मैदान में सेना भेजी, अपने सेना वहां पर नियुक्त कर दी। और वह क्या था, वह यह था कि जब यहां पर सेना बैठी इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने एक दिन पार्टी का आयोजन किया। और पार्टी का आयोजन करके और शाम तक पार्टी यानी लेट नाइट तक पार्टी चली थी, 12-1 बजे तक। लगभग सैनिक 2 बजे के आसपास सोए थे। उधर मोहम्मद गौरी भी सामने बैठ गया। मोहम्मद गौरी भी जो है फायर कैंप यानी जो है कैंपों के आगे आग जलाकर बैठ गया और अपने सैनिकों को साफ निर्देश दे दिए थे कि आज सोना नहीं है, आज दिन में सो जाना, आज रात में हम भी पार्टी करेंगे, हम भी बैठेंगे और हम बढ़िया आग को सेकेंगे, ठीक है, वहां बैठ के आग जलाएंगे भाई। और उधर सामने पार्टी चल रही थी, डीजे बज रहा था, सब कुछ चल रहा था। और इधर फिराक में था कौन बताओ देखे, मोहम्मद गौरी। जैसे ही सैनिक 2-3 बजे के आसपास सोए सुबह तक, है ना, और उन्होंने मौका देखा, जाके सैनिक सोए और सुबह ही तड़के जो है सुबह जल्दी 4 या 5 बजे जो अटैक कर दिया था किसने, मोहम्मद गौरी ने। जब तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना संभल पाई, अपने हथियार हाथ में ले पाई, तब तक युद्ध हार चुके थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्लियर है। तो अब लिखो तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ये कब हुआ था, तो आपको देखना 1152 में हुआ था। वही आदमी है, कौन है बताओ देखे, तो वही आदमी, दोनों के मध्य करनाल हरियाणा में तराइन है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पीछे थर्ड लिख रहा हूं, इसमें कौन है बताओ देखे, गोविंद तोमर है, गोविंद तोमर, ठीक है। उसके बाद में सामने कौन है, एमजी यानी मोहम्मद गौरी है। इस बार विजय कौन हुआ, तो मोहम्मद गौरी विजय रहा मेरे भाई, है ना।
और हार किसकी होगी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो है हार हो गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हार हो गई किसकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या होगा? तो देखो हसन निजामी क्या कहता है, अलग अलग जो है हम इतिहासकारों के अनुसार बात करेंगे, ठीक है, हमारा मत काम नहीं आएगा। हसन निजामी जो है अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में कहता है, ताज उल मासिर में ये कहता है कि स्थान है कौन सा? बताओ, देखे स्थान है कहां पर? सिरसा के पास में सरस्वती, है ना? नहीं, ताजुल मासिर ये नहीं कहता है, यहां पर मैं कहता हूं कि जो है ताजुल मासिर ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से संधि कर ली और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो है अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। क्लियर है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से संधि कर ली और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। बोला कि अजमेर आप ही संभालो लेकिन मेरे अधीन रखे, है ना? लेकिन वह क्या था, कालांतर में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध वापस अटैक करने की जो योजना बना रहा था। कहते हैं कि कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई थी। तो ये कौन कहता है? ये हसन निजामी कहता है। लेकिन इतिहासकार सिराज क्या कह रहे हैं? सिराज और भी ऐतिहासिक जो मान्यता है वो ये कह रहे हैं कि एक स्थान पड़ता सरस्वती जो सिरसा हरियाणा में, यहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो सरस्वती स्थान है कहां पर? सिरसा में। यहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त। वीर गति को क्या हुआ था? बताओ, देखे, प्राप्त हुआ था। ये कौन कह रहा है? ये इतिहासकार सिराज कह रहे भाई, है ना? ठीक है। लेकिन अलग ही कहानी चलती है किसकी? पृथ्वीराज रासो की। बात तो उसकी भी देखनी पड़ेगी, है ना? तो पृथ्वीराज रासो क्या कह रहा है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो लिखा था किसने? चंद्रबर्दे ने। ये क्या कह रहे हैं? पृथ्वीराज रासो कहते हैं कि पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया और गजनी ले जाया गया। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गए कौन? मोहम्मद गौरी। और उसके बाद में वहां पर मैं भी गया था, वहां पर सामने सिंहासन पर राजा बैठा था, राजा मतलब मोहम्मद गौरी बैठा था, और सामने पृथ्वीराज चौहान तृतीय खड़ा था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आंखें फोड़ दी गई थी। और मैंने मोहम्मद गौरी को कहा था कि हमारा राजा अभी आंखें फोड़े हुए भी शब्द भेदी बाण चला सकता है। क्या चला सकता है? बताओ, देखें, शब्द भेदी बाण चला सकता है। तो बोला कि शब्द भेदी बाण चलाता है तो शब्द भेदी बाण से क्या होगा? बोला कि नहीं देख सकता है फिर भी ये क्या है? तीर चलाएगा और जो है आपकी हत्या कर देगा। बोला कि मजाक मत करो। बोला कि कर देगा। बोला कि नहीं की तो आप दोनों हमको मार देना। बोला कि ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने शब्द भेदी बाण चलाया, है ना? उससे पहले मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि इनके कान में जाके चंद्रबर्दे ने कहा था कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर बैठे सुल्तान मत चूक चौहान। ये कहा था कि 4 बांस, यानी 4 बांस, पहले दूरी बांस में नापी जाती थी। 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण यानी 8 अंगुल ऊपर, ता ऊपर बैठे सुल्तान यानी उसके ऊपर बैठा है सुल्तान, मत चूक चौहान। और ये कहते ही बाण चलाया पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने और मोहम्मद गौरी मर गया था वहां पे, यानी हत्या हो गई थी। उसके बाद में ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चंद्रबरदाई को कहा था कि चंद्रबरदाई के बोला कि हाँ, बोला कि तेरे पास कटार है? बोला कि हाँ कटार है। बोला कि उस कटार से मेरा गला काट दे, क्योंकि मैं इन काफिरों के हाथ से नहीं मरना चाहता, मैं इन तुर्कों के हाथ से नहीं मरना चाहता। तो कहते हैं कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी और उसके बाद में उसी कटारी से जो अपनी गर्दन काट लेती, किसने? चंद्रबरदाई ने। इसीलिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कहा जाता है कि एक
थाल मरण और एक था जीवन, यानी एक साथ इनका जन्म हुआ था और एक साथ ये दोनों मरे थे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था, ये कहानी थी। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु कहां पर हुई, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार गजनी में हुई थी भाई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु कहां पर हुई? गजनी में हुई थी। तो यहां मैं लिख देता हूं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पृथ्वीराज रासो क्या कह रहा है? पृथ्वीराज रासो ये कह रहा है इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? मृत्यु गजनी में हुई थी। और अगर आपसे पूछ ले इनकी जो है चबूतरा या छतरी कहां पर है? चबूतरा या जो है छतरी ये कहां पर है? तो आपको बताना ये गजनी में है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके सामने कि बताइए इनका स्मारक कहां पर है? तो स्मारक आपको जो है इसमें नहीं लिखा हुआ है, स्मारक आपके अजमेर में स्थित है। ये आपको पता होना। सिराज क्या कहता है कि सिराज ये कहता है इतिहासकार कि इनकी मृत्यु सरस्वती सिरसा के निकट इनकी मृत्यु हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उत्तरायण के युद्ध में एक चीज और ध्यान रखना कि जो है मेवाड़ के सामंत, या मैं कह सकता हूं मेवाड़ के शासक थे सामंत सिंह, वो भी जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये थी भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बेसिक चीजें, है ना। कभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, यानी आपके एग्जाम के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको नोट करवा दी है। तो एक बार मैं वापस इसको सारी चीजों को रिपीट कर देता हूं भाई, है ना। चलो देखो, सबसे पहले मैंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बेसिक चीजें बताई कि इनका जन्म 1166 ईस्वी में अहिलपाटन गुजरात में हुआ। इनकी माता का नाम कर्पूर देवी, पिता का नाम सोमेश्वर चौहान। इसके बाद में मैं बात करूं तो ये शासक बने 1177 में शासक बने। इनका शासन काल आता है 1177 से 1192 ईस्वी। इनकी संरक्षिका कर्पूर देवी बनी थी क्योंकि अल्पायु में थे। इनके प्रधानमंत्री कदमवास या कैमास थे, और कहते हैं कि इन्होंने नागौर दुर्ग का जो है क्या करवाया था, निर्माण करवाया था कदमवास या कैमास ने। उसके बाद में इनके सेनापति भुवन कमल या जो भुवनमल थे। घोड़ा नाइट रंबा इनका था। उपाधि राय पितौरा दल पुंगल थी। दरबारी विद्वान चंद्र प्रदेश जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और उसके बाद जयनक इनके दरबार में थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की। आशाधर, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, जनार्दन ये इनके दरबार में थे। उसके बाद में जब ये शासक बने, यानी इनके सैन्य अभियान मैंने आपको बताए थे, तो क्या स्थिति थी ये सारी मैंने बताई। ऊपर अपना इनका चचेरा भाई था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, जिसका नाम था नागार्जुन। ये विद्रोह कर रहा था, है ना। तो इसके विद्रोह का सबसे पहले दमन किया था। उसके बाद में मैं बात करूं तो जो है एक जाति थी बंडानक जो इनके क्षेत्र पर अधिकार कर रहे थे। तो इनका 1178 से 1182 तक जो इन्होंने विद्रोह का दमन किया था। फिर कनौज, इधर जयचंद गेड़वाल कूद रहा था, है ना। और कहते हैं कि जयचंद गेड़वाल ने भी सहयोग किया था तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी का। उसके बाद महोबा में कूद रहा था, बताओ देखे कौन? परमर्दित देव चंदेल। क्योंकि जब सैन्य प्रशिक्षण के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना जा रही थी और वापस महोबा से गुजर रही थी, तब इनके 65 सैनिकों को बंदी बना लिया था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय अटैक करेगा किस पर? बताओ देखे, परमर्दित देव चंदेल पर। और परमर्दित देव चंदेल और उसके बाद में पृथ्वीराज के बीच में संघर्ष होता है, और इसमें आला और उदल परमर्दित देव चंदेल के सेनापति वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और पंजुन राय सेनापति थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, जिनको महोबा का प्रशासक बनाया था। और इस युद्ध में विजय कौन हुए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए। यानी अब अधिकार किसका हो गया महोबा पर? है तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का हो गया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इधर जो संघर्ष चल रहा था, इधर इंचनी देवी को लेकर जो है संघर्ष चल रहा था, है ना। ये सलक की पुत्री थी अबू के, और भीमदेव से दुश्मनी हो गई। इन चारों तरफ दुश्मनी पैदा हो गई। तो चारों तरफ दुश्मन थे, तो अब अटैक करेगा इधर से कौन? बतो देखे, अफगानिस्तान से साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी आया। सबसे पहले मुल्तान पर अटैक करेगा। मुल्तान पर अटैक करके कामरती को हराया था। उसके बाद इधर तबर हिंद, यानी बटने से बटिंदा वाला जो क्षेत्र है, इसको तबर हिंद बोलते थे। यहाँ पर सेना का पड़ाव डाला, और उसके बाद में कई पत्र लिखे, कई दिनों तक यहाँ रुका रहा। तो उसके बाद में गोविंद तोमर ने पत्र लिखकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय से सेना मंगवाई। सेना मंगवाकर जो है इस पर अटैक करता है, और तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में अगर मैं बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति गोविंद तोमर था। इसके अलावा इनके सेनापति में और मैं बात करूं तो चामुंड राय भी इनके सेनापति में था, है ना। सामंत सिंह भी था जो मारा गया था मेवाड़ का। उधर मैं बात करूं तो मोहम्मद गोरी के साथ में जयउद्दीन काजी और रुकनुद्दीन हमजा थे। उस युद्ध में हार गए थे, और कहते हैं कि अजमेर इनको बंदी बनाकर लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद में जो इनको वापस से छोड़ दिया गया था, लेकिन ये वापस जो अपने घर नहीं गया था। वापस तराइन के मैदान में जाकर बैठ गया था। नवीन सैनिकों की भर्ती की, सैन्य प्रशिक्षण दे रहा था, है ना। इसके अलावा अपना खुफिया तंत्र, जासूसी तंत्र जो मजबूत कर लिया था, है ना। किसके नेतृत्व में? तो कीम उल मुल्क। और किसके नेतृत्व में क्या था जासूसी तंत्र? एक साथ था
एक और था रुकनुद्दीन हमजा, जासूसी तंत्र मजबूत किया। फिर पृथ्वीराज ने कहा कि ऐसे नहीं जाने वाला, तो अपनी सेना लेकर जो है यहाँ पर गए थे, है ना। और इन्होंने लगभग 6 माह तक यानी 178 दिन तक जो है यहाँ पर पड़ाव डाला रहा, है ना। 6 दिन तक जो है मोहम्मद गोरी रुका रहा, और वापिस वही समय, है ना, वही तारीख चेंज हुई थी सिर्फ, यानी वही घोड़े, वही मैदान, वही सैनिक और वही राजा आपस में लड़े थे। और उस युद्ध को नाम दिया गया था तराइन का दूसरा युद्ध, और इस युद्ध में पूरा इतिहास चेंज हो गया था। उसके बाद में अगर ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय अगर जीते तो इतिहास देखने लायक होता है, यानी इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन मोहम्मद गोरी यहाँ पर विजय हो जाते हैं, और मोहम्मद गोरी ने जो है मैं कह सकता हूँ कि इस युद्ध में जो है क्या हुए थे, विजय प्राप्त की थी, या कह सकते हैं कि इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीते थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। उसके युद्ध के बाद में क्या हुआ था, ये द्वितीय युद्ध है, ठीक है। इस युद्ध के बाद में क्या हुआ था, हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से संधि कर ली थी, यानी अधीनता स्वीकार कर ली, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने वापस कालांतर में यानी कुछ समय बाद में वापस अटैक करने की सोची थी। बोला कि वापस जो है क्या करेंगे, अटैक करेंगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने सोचा, ठीक है। लेकिन जो है अटैक करने की सोची, तो इसलिए जो है वापस जो है मोहम्मद गोरी ने जो इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। सिराज क्या कहता है इतिहासकार कि सरस्वती स्थान है सिरसा कहां पर, हरियाणा में। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। चंद्र बरदई लिखता है कि हम दोनों को जो है गजनी ले जाया गया था, ठीक है। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर यहाँ पर आंखें फोड़ दी। फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने शब्द भेदी बाण चलाया, और मैंने उनके कान में एक दुआ बोला, दो ऐसे जो है मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। उसके बाद में मैंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या कर दी, और खुद ने मैंने जो है आत्महत्या कर ली थी कटार से। ये बात कहता है कौन, चंद्र बरदई, है ना। और उसके बाद में आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु गजनी में हुई थी पृथ्वीराज रासो के अनुसार, और इनका सबूत रहे छतरी कहां पर है, तो गजनी में। इसके अलावा आपसे पूछ ले इनका स्मारक कहां पर है, तो अजमेर में। लेकिन आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और आपसे पूछ ले जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गोविंद तोमर के नेतृत्व में सेना भेजी तमर हिंद में, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी और गोविंद तोमर के बीच में कई संघर्ष हुए, जैसे पृथ्वीराज रासो और सुदर्शन चरित्र कहता है कि 21 बार संघर्ष हुआ था। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी लिखता है कि 7 बार संघर्ष हुआ। प्रबंध चिंतामणि जिसने प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी, मरुतुंग ने लिखी, वो कहता है 23 बार संघर्ष हुआ। और राजस्थानी जो ख्यात है यानी हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं 17 बार जो है क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हमारे काम आने वाली है वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, यानी एक ही वीडियो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय हमने पढ़ने की कोशिश की है। तो आज के सेशन में इतना ही। हम फिर से एक नया जो एक वीडियो यानी एक शासक के बारे में, या फिर हम जो है 1857 की क्रांति के बारे में एक कहीं का विद्रोह ले लेंगे, या हम कहीं का एक जो है बड़ा प्रजामंडल ले लेंगे। तो ऐसे करके हम जो है धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। यानी जैसे जो है राजा में अगर मैं बात करूँ तो एक में राणा सांगा हमने पढ़ लिया, एक में महाराणा प्रताप हमने पढ़ लिया, एक में महाराणा राज सिंह पढ़ लिया, मारवाड़ में मालदेव पढ़ लिया, चंद्रसेन पढ़ लिया, मोटा राजा उदय सिंह पढ़ लिया, है ना। इसके अलावा जसवंत सिंह पढ़ लिया, और कछुआओं में बात करूं तो हमने जो है बारमल पढ़ लिया, उसके बाद मान सिंह पढ़ लिया, सवाई जय सिंह पढ़ लिया। तो ऐसे करके हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। एकीकरण में अगर मैं बात करूं सारे डिटेल में, तो एकीकरण में जो है 1 घंटे में जो है अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो वो भी जो है हम 1 घंटे में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी हमारे एग्जाम के हिसाब से बाकी विस्तृत जो कहानियां है वो हम जो है आपके ऐप में पढ़ने वाले हैं। यही जो है मैं बात करूं तराइन का युद्ध वहां पर 2-2 घंटे चलता है, ठीक है। तो मैंने 1 घंटे में जो है यानी 50 मिनट में जो है आपके पूरा जो है कवर करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे सिलेक्शन आपके साथ में, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्योंकि हमारे एग्जाम के हिसाब से हमको इतिहास तैयार करना है ना। क्योंकि वहां पर कहानियां नहीं आती है, वहां पर सीधा सीधा आपका जो कंसेप्ट आता है, या फिर मैं कह सकता हूँ अगर कथन कारण का आएगा तो कंसेप्ट आएगा, या फिर आपसे जो है डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है। तो सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर नोट करवा दिए हैं, है ना। सारे फैक्ट को जो है नोट करवाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हर जो है दिन नए जो है शॉर्ट, या मैं कह सकता हूँ 1 शॉर्ट वीडियो जो अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपको जो है तैयारी को आप बेहतर बना सकते हो, क्योंकि इसमें बातें नहीं होती है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो है बातें की जाती है ना। तो आपको यही कंटेंट आपको चाहिए तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके 2 की स्पीड से भी आप देख सकते हो, आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो। तो आज के सेशन के इतना ही, मिलेंगे हम फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।